हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट और हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन आपको दी हुई है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और अमोनिया यहाँ पर बनाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस if 2.00 into 10 the power 3 gram of dinitrogen reacts with 1.00 multiplied by 10 the power 3 of dihydrogen। तो अमोनिया का मास कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास 2.00 into 10 the power 3 ग्राम डाई नाइट्रोजन इतने ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है। ओके, तो पहले तो देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वांटिटी को इजी अपना लिख लेते हैं। मास ऑफ डाई नाइट्रोजन कितना गिवन है, 2.00 मल्टीप्लाई बाय 10 द पावर 3 ग्राम्स। तो इसे हम लोग 2000 ग्राम लिख सकते हैं। हालांकि सिग्निफिकेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली ये सही नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली वी कैन राइट डाउन दिस। उसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1.00 मल्टीप्लाई बाय 10 द पावर 3। तो मैथमेटिकली इसे भी आप लिख लेंगे 1000 ग्राम। अब इक्वेशन क्या चीज है हमारे पास, डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और अमोनिया बनाती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें नाइट्रोजन का, यहाँ पे आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग यहाँ पे मास की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो हमें क्वांटिटीज दी हुई है वो इन द मास ग्राम दी हुई है, तो व्हाट वी कैन से नाइट्रोजन का मास आपको पता है 14 ग्राम पर मोल होता है। तो N2 का मास क्या होगा 28। तो 28 ग्राम्स ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन का टोटल मास क्या होएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6। तो 6 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए, यानी इसका मतलब ये है कि जितना मुझे हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है रिएक्शन के लिए, उससे अप्रोक्सीमेटली 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। 6 ग्राम और 28 ग्राम में रिलेशन क्या है कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो हाइड्रोजन से अप्रोक्सीमेटली 5 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन 1000 ग्राम है तो मुझे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कम से कम 5000 के आसपास होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मुझे जो नाइट्रोजन है वो बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि मेरे पास जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर एक लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ सिंप्लीफाई की क्या मतलब है इस चीज का। अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा 6/28 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। और मेरे पास नाइट्रोजन है कितना 2000 ग्राम।
तो इसके लिए मुझे कितनी हाइड्रोजन चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2000 करेंगे। तो मैं इसको सिंपली कैलकुलेटर से करके बताता हूँ आपका आंसर की क्या आएगा। अभी ये सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हमें कितना चाहिए इस रिएक्शन के लिए। सो आई एम गेटिंग 428.57 ग्राम ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो मतलब 2000 ग्राम नाइट्रोजन को इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली 428.57 ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1000 हाइड्रोजन में सिर्फ इतना ही हाइड्रोजन हमें रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। अब इन्होंने पूछा है कि मास बताइए अमोनिया का कितना प्रोड्यूस होगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं, मास ऑफ अमोनिया यानी कि NH3 कितना होगा। नाइट्रोजन कितना यूज हुआ है, 2000 ग्राम, और डाई हाइड्रोजन कितना यूज हुआ, 428.57 ग्राम। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2428.57 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो सिर्फ, मतलब सिर्फ तो नहीं कहूंगा, मतलब अगर इतना डाइनाइट्रोजन इतने डाइहाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो अमोनिया है वो इतना बन जाएगा। ये हमने कैसे किया, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही तो होता है कि जितना रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहेगा। तो नाइट्रोजन का इतना यूज हुआ, हाइड्रोजन का इतना यूज हुआ, तो जो प्रोडक्ट है दैट इज डाई नाइट्रोजन वो हमारे पास इतना बनेगा, 2428.57 ग्राम्स। बहुत आसान था। तो मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स में पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और वो आप कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हो। पहले तो रिएक्शन को देखो, इक्वेशन के हिसाब से कितना नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली देखिए कि आपके पास जो अमाउंट गिवन है वो किसका कितना गिवन है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि दूसरा क्वांटिटी पहले से ज्यादा है, इक्वल है, कम है, और फिर उसके हिसाब से हमारा न्यूमेरिकल चलता है। इसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा है और नाइट्रोजन की अमाउंट कम है, तो इसीलिए नाइट्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। मतलब वो प्रोडक्ट ज्यादा बन सकता था, लेकिन नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम होने की वजह से प्रोडक्ट हमारा कम रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट इन्होंने पूछा है सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट हमारा डन हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया। दिस इज द आंसर। विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। क्या कोई ऐसा रिएक्टेंट है दोनों में से जो रिएक्ट नहीं हो पाएगा? बिल्कुल है। अभी हमने देखा कि डाई हाइड्रोजन जो है वो कितना यूज होगा, सिर्फ 428.57 ग्राम, लेकिन टोटल कितना था, 1000 ग्राम। तो इसका मतलब कितना है, ओके इन्होंने सिर्फ यहाँ पे यस पूछा था। अगर थर्ड में पूछ रखा है, अगर यस है तो कौन है वो, तो वो हाइड्रोजन है। और कितना, तो स्टार्टिंग में कितना था आपके पास, 1000 ग्राम था डाई हाइड्रोजन, और यूज कितना हुआ है, 428.57 ग्राम। तो फिर कितना डाई हाइड्रोजन जो है वो आपके पास बच गया, 571.43 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये वो हाइड्रोजन है जो रिएक्ट नहीं कर पाया, ये अनरिएक्टिव ही बच जाएगा। 571.43 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो ये हमसे पूछा गया था। नाइट्रोजन फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा 2000 ग्राम्स जितना था हमारे पास, लेकिन डाई हाइड्रोजन सिर्फ 428 ही यूज होगा, और इसलिए जो हमारे पास ये अमाउंट अनरिएक्टिव बचेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.25 पर, इसे आप क्लियर करते हैं।
क्वेश्चन 1.25 है, हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 मोलर Na2CO3 डिफरेंट। ओके, तो एक तरफ तो हमें दिए हुए हैं 0.50 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट और दूसरी तरफ हमें दिया हुआ है 0.50 मोलर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इन्होंने पूछा है कि इनमें डिफरेंस क्या है। जब आप मोल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में मोल का फॉर्मूला आ जाता है। व्हाट इज मोल का फॉर्मूला? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये मेरे को पता है, आपको भी पता है। कितने मोल्स हैं? 0.50। मास नहीं पता हमें। मोलर मास कितना है सोडियम कार्बोनेट का? Na का होता है 23, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। कार्बन का होता है 12, मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। ऑक्सीजन का होता है 16, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। मास अपॉन 23 को 2 से किया 46, 12 को 1 से किया 12 और 16 को 3 से किया 48। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 106 इज इक्वल टू मास। तो ये आपको कैलकुलेट होके मिलेगा 53 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है? 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 का मतलब क्या है कि जो मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट है वो 53 ग्राम है। हम लोग सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है जिसका मास 53 ग्राम है। इस स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर ये है। मोल का फॉर्मूला लिखिए, मास अपॉन मोलर मास। मोल दिए हुए हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द मास कि इस क्वांटिटी में कितना मास है सोडियम कार्बोनेट का, जो 53 ग्राम हमारे पास आ गया। उसके बाद 0.50 मोलर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये हमारे पास है। अब कैपिटल एम का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। एंड मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होती है बात। मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 0.50। मोल्स हमें नहीं पता, इसमें तो मोल्स पता ही नहीं हमें। वॉल्यूम, जब मोलैरिटी दे देते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो हमें यूनिट यानी 1 लीटर अज्यूम करना होता है। तो इसका मतलब है कि जो मोल्स है वो कितने आ गए? 0.50 मोल आ गया। 0.50 मोल इधर भी था। तो इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसका मास कितना है यहाँ पर भी? 53 ग्राम। क्योंकि अगर मोल सेम आए हैं तो मास भी सेम आएगा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज dissolved in 1 liter of सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं? अगर अकेले मोल की बात हो रही है तो सिर्फ अकेला उसका मास होगा कि कितनी क्वांटिटी है। लेकिन जब मैं मोलैरिटी की बात करता हूं तो जो क्वांटिटी निकलेगी वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व की गई है उसे वी कॉल मोलैरिटी। तो ये फर्क है कि मोल सिर्फ आपको क्वांटिटी बताता है और मोलैरिटी आपको ये बताता है कि जो क्वांटिटी है वो 1 लीटर में कितनी डिसॉल्व हुई है। 1 लीटर में कितना क्वांटिटी डिसॉल्व है, क्वांटिटी इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये दोनों में फर्क है और यही डिफरेंस आपसे पूछा गया था। तो मोल मतलब सिर्फ क्वांटिटी, मोलैरिटी मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना क्वांटिटी। तो ये चीज है दोनों के अंदर फर्क। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब अपन।
if 10 volumes of dihydrogen gas, dihydrogen के 10 वॉल्यूम्स हैं गैस, reacts with 5 volume of dioxygen gas, how many volumes of water vapor, वाटर वेपर कितने इनके वॉल्यूम्स बनेंगे, ये हमसे पूछा है। वेपर है तो मतलब गैस हो गया, तो 10 इजी है, बैलेंस करके बता सकते हैं। चलो चलिए, इसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले अपन इसको सिंपल रिएक्शन लिखेंगे। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस फ्यूज हुए, मिले, तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया, और वो बना, सपोज कर लेते हैं वेपर फॉर्म में, क्योंकि इन्होंने वेपर की बात की। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 पुट करना पड़ेगा, तो क्या दिख रहा है हमें, 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2 reacts with 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है, तभी इसका आंसर हम लोग दे पाएंगे। अब देखिए, जितना मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मुझे कितना चाहिए, 1 वॉल्यूम, मुझे हाइड्रोजन की अमाउंट ऑक्सीजन से डबल चाहिए, यही है ना। ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1, हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2, तो यानी कि ऑक्सीजन इज इक्वल टू, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, बताया सही लेकिन लिखा गलत। मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन का डबल हाइड्रोजन के इक्वल है। अब ऑक्सीजन कितना है मेरे पास, 5, तो 5 इंटू 2 यानी 10, तो हाइड्रोजन 10 होना चाहिए, तो हाइड्रोजन हमारे पास ऑलरेडी 10 है, तो इसका मतलब है कि कोई भी यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का काम नहीं करेगा, दोनों का ही क्वांटिटी पूरा पूरा है, यानी कि ना आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बचा और ना ही आपके पास कोई कमी रही। तो व्हाट वी कैन से, अगर 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो 1 वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन का, वो हाफ वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। अब 10 वॉल्यूम किसका है मेरे पास, वाटर का, तो इज इक्वल टू 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ, सो नो लिमिटिंग रिएजेंट, कोई भी रिएजेंट यहाँ पर लिमिटिंग नहीं है, तो जो वॉल्यूम है वाटर वेपर का वो किसके इक्वल होगा, 10 वॉल्यूम किसका है हमारे पास, हाइड्रोजन का, 5 वॉल्यूम किसका है, ऑक्सीजन का, तो कितने आ जाएंगे, 15 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, और ये हमारा आंसर निकल कर आ गया, और यही हमसे पूछा गया। बहुत आसान है, और वैसे भी आप देख सकते हो रिएक्शन में भी जितना हाइड्रोजन का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम वाटर वेपर का है। ओ सॉरी, यहाँ पे ओ ये क्या दिया, तो मास ऑफ लो वाला मास करा दिया, वॉल्यूम की बात हो रही थी, ओ सॉरी, यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक। तो अब वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर कैसे निकलेगा, हम लोग इस रिएक्शन के साथ देखेंगे कनेक्शन करके। 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 volume of oxygen to give 2 water vapors, तो ये हमारे पास गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, जितना क्वांटिटी डाइहाइड्रोजन का यूज हो रहा है या जितना क्वांटिटी डाइऑक्सीजन का यूज हो रहा है, उतना ही क्वांटिटी आपको क्या मिल जाता है, वाटर वेपर का, हाइड्रोजन के इक्वल और ऑक्सीजन का हाफ, वी कैन से लाइक दैट, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इफ 2 volumes of hydrogen produces 2 volume of H2O when 1 volume of
डाइऑक्सीजन, तो फिर इसका मतलब क्या है, 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। और ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम है, 5। तो इस तरीके से ये आपका कैलकुलेट होकर आ गया 10 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंगली जाना है, वो प्लस नहीं करना, वो तो मतलब गलत हो गया, वो तो सीधा ऐड हो गया, ऐसे नहीं होता है वो, ठीक है ना। ये तो मतलब आपको रिएक्शन के अकॉर्डिंगली ही हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम्स डाईऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करते हैं, तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर बनाते हैं। तो हमारे पास डाईहाइड्रोजन अगर 10 है, ऑक्सीजन उसका हाफ है, तो वाटर वेपर कितने बनेंगे, जितना डाईऑक्सीजन यूज कर रहे थे, दैट इज 10। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1.26 आपका डन हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।